गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लोग 10 क्लास के कंटेंट अर्थात अनुक्रमणी के बारे में जानेंगे। हम लोगों को गद्य खंड में क्या क्या पढ़ना है मैं पहले ही बता चुका हूँ ऑलरेडी। हमारे पास दो पुस्तकें हैं, जैसे 9th में था गोधुली और वर्णिका। गोधुली में दो खंड हैं, एक तो गद्य खंड है और दूसरा है पद्य खंड। गद्य खंड में 12 पाठ है, पद्य खंड में भी 12 पाठ है। पद्य खंड को काव्य खंड भी कहा जाता है, जबकि वर्णिका में 5 कहानियां हैं और पांचों कहानियां साउथ इंडियन अर्थात दक्षिणी भारतीय लेखकों द्वारा रचा गया है विभिन्न भाषाओं। तो आज हम लोग जानेंगे गद्य खंड के जो 12 पाठ हैं उनके बारे में। वैसे जिस तरह से मैंने 9th क्लास में आप लोगों को बनवाया था दीर्घ अनुक्रमणी, उस तरीके से आप लोग तैयार कीजिएगा। गोधुली यही है अनुक्रमणी गद्य खंड। ये टोटल 12 पाठ पढ़ने हैं हम लोगों को। पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि निबंध है। इसको विधा कहा जाता है या पाठ का प्रकार कहा जाता है। निबंध है और इसके रचनाकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इस पाठ में उन्होंने जो श्रम विभाजन हमारे समाज में हुआ है वो भी जाति आधारित है, उसके संबंध में अपना विचार प्रकट किया है। जैसा कि पता है आपको कि भीमराव अंबेडकर को हम संविधान के निर्माता भी कहते हैं, निर्माता थे ही। लाहौर में एक भाषण के रूप में इन्होंने इसे तैयार किया था। दूसरा है विष के दांत, जो कि एक कहानी है। यह कहानी आर्थिक कारण से मध्य वर्ग के महत्वाकांक्षी और सफेदपोशी के भीतर छिपे लिंग भेद जैसी कुसंस्कारों को उजागर किया है। तीसरा पाठ है आपका मैक्स मुलर द्वारा रचित। ध्यान दीजिएगा, इन 12 पाठों में से एकमात्र ऐसे लेखक हैं जो विदेशी लेखक हैं, मैक्स मुलर जी, जो जर्मनी के हैं। भारत से हम क्या सीखें, जो कि एक भाषण है। वो एक अंग्रेज अधिकारी के सम्मान में ये भाषण तैयार किया गया था। उन्होंने भारत के महत्व को उजागर किया है, पूरे विश्व के दृष्टिपटल पर सम्मुख में सामने लाकर रख दिया है। भारत की विभिन्न विशेषताओं को उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ की संस्कृति, भौगोलिक, चिकित्सीय दृष्टिकोण को उजागर किया है। उन्होंने इसके महत्व को बताया है। चौथा पाठ है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक ललित निबंध है। यह निबंध का ही एक रूप है, ललित निबंध है। तो इन्होंने नाखून बढ़ने और उन्हें काटने के बहाने मानवीय सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा को उजागर किया है। पांचवा पाठ है गुणाकर मूल्य, जो कि एक सशक्त लेखक थे। इनके लगभग 2000 से भी अधिक कृतियां हैं, जिनके बारे में संभवतः मैंने आप लोगों को लाइब्रेरी में बताया होगा। बहुत सारी पुस्तकें भी रखी हुई है लाइब्रेरी में, दिखाया भी होगा संभवतः। अक्षर की कहानियां, अक्षर ज्ञान, बहुत सारा उन्होंने लिखा है। लिपि से संबंधित भी उन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा है। खगोल विज्ञान से संबंधित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, उन्होंने किस पर नहीं लिखा है। उन्होंने लगभग भूगोल, इतिहास, रसायन, जीव विज्ञान, हर प्रसंगों पर उन्होंने लिखा है। इन्होंने विभिन्न लिपियों के बारे में बताया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार देवनागरी लिपि के उत्पत्ति के संबंध में उन्होंने अपना विचार इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया है। छठवां पाठ है अमरकांत द्वारा रचित बहादुर, जो कि एक कहानी है। ये बहादुर
वास्तव में शीर्षक से ही पता चलता है कि यह उस बहादुर की कहानी है। बहादुर पता है ना आपको, नेपाल के लोगों को कहा जाता है बहादुर, और वह वास्तव में एक बहादुर नौकर था। वह प्रेम न मिलने के कारण अपने घर का भी त्याग करता है और प्रेम न मिलने के कारण ही लेखक के घर का भी त्याग कर देता है। वह प्रेम का भूखा लड़का था। मंझोले शहर के नौकर की लालसा पाने वाले एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की यह एक कहानी है। इसके बाद 7वां पाठ है रामविलास शर्मा द्वारा रचित परंपरा का मूल्यांकन, जो कि एक निबंध है। वैसे निबंध के बारे में हम लोग 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। यह एक निबंध है जो परंपरा के ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता है। साथ ही साथ साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका को भी यह स्पष्ट करता है। 8वां है पंडित बिरजू महाराज द्वारा रचित जीत जीत मैं निरखत हूं। ध्यान दीजिएगा, यह एक साक्षात्कार है जिसे इंग्लिश में इंटरव्यू कहा जाता है। यह उनके ही एक शिष्या रश्मि वाजपेयी द्वारा लिया गया साक्षात्कार है। साक्षात्कार के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि साक्षात्कार में एक व्यक्ति दूसरे से पूछता है। ध्यान दीजिएगा, एक पूछेगा और दूसरा उसका जवाब देगा। दूसरे के पास पूछने का कोई औचित्य नहीं बनता है और न ही पहला कुछ जवाब देगा। पंडित बिरजू महाराज, जो कि लखनऊ घराने के वंशज हैं, वे लखनऊ घराने के 7वें पीढ़ी के सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं और ये मात्र 6 वर्ष की अवस्था से ही इन्होंने अपनी कलाकारी को दिखाना प्रारंभ किया था। बचपन में ही इनके साथ इनके पिताजी भी और इनके चाचा भी नृत्य किए थे। चाचा और पिताजी के बहुत वर्षों, ये समझिए कि युगों का अनुभव उस समय काम नहीं आया था। इन्हें बहुत कम उम्र में ही पुरस्कार मिला था। जब राजाओं ने इन्हें पुरस्कृत किया तो इनके छोटे चाचा जी ने क्या कहा था पता है आपको? चाचा जी ने इनको कहा था, अरे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पाठ संख्या 9 है अशोक वाजपेयी द्वारा रचित आविन्यो, जो कि एक ललित रचना है। आविन्यो कहाँ है, क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि यह दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनार पर बसा हुआ एक पुराना शहर है, जहां एक ईसाई मठ भी है और यह पोपों की पहले की क्या है, राजधानी भी है। पोप की राजधानी भी है। अशोक वाजपेयी, जो कि भारत के लेखक मंडली के अध्यक्ष भी हैं, अभी दिल्ली में वो हैं भी, अभी वर्तमान में भी है, समकालीन लेखक हैं। और इसी अध्यक्षता के कारण इन्हें बुलावा आया था, वहाँ ये गए थे, तो उसके बारे में इन्होंने इसमें दर्शाया है। 10वां पाठ है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित मछली, जो कि एक कहानी है और यह कहानी लेखक के बचपन की यादों को, स्मरणों को उजागर करती है। इस मछली पाठ के में यह बताया गया है कि एक छोटे शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतर के वातावरण, जीवन, यथार्थ और संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद की समस्या को यह कहानी स्पर्श करती है। कि देखिए लिंग भेदभाव कैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, और वो भी केवल लोगों की नासमझी की वजह से। पाठ संख्या 11 है यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचित नौबत खाने में इबादत, जो कि एक व्यक्ति चित्र है। विश्व प्रसिद्ध तथा भारत रत्न द्वारा सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया यह एक व्यक्ति चित्र है। बिस्मिल्लाह खां, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे,
थे तो मुस्लिम धर्म के, फिर भी वाराणसी में अर्थात बनारस में, काशी में बालाजी के मंदिर के ड्योढ़ी पर घंटों रियाज करते थे। श्री कृष्ण के मुरली को देखकर अपनी शहनाई का अभ्यास करते थे, रियाज करते थे, और वह रियाज ऐसा रहा कि पूरी दुनिया ने देखा। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला। उसके बाद किसी एक फंक्शन में कहीं गए थे तो एक लड़की इनसे पूछती है कि बाबा अब तो आपको भारत रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है और फिर भी आप इस फटी तहमत में आप दिखते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। ये बात सुनकर आप सोच सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा होगा। वैसे अगर आप होते तो ज़रूर गुस्सा करते या फिर हेय दृष्टि से अपने आप को महसूस करते, लेकिन यहाँ वैसा नहीं था। बिस्मिल्लाह खां जी ने बड़े ही प्यार से उस लड़की को समझाया, बताया, देख बिटिया, अरे ये तो फटी तहमद है। तहमद का मतलब लुंगी होता है। ये तो फटी तहमद है। इस तहमद का क्या है, ये तो आज फटी है कल सिल जाएगी, लेकिन जब अल्लाह ईश्वर प्रभु फटा हुआ सुर अगर दे दे तो इसकी सिलाई करने वाला कोई दर्जी नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हे अल्लाह फटी तहमत दे दे, लेकिन फटा हुआ सुर मत बख्श। अगर मैं ये पहनावा, ओढ़ावा, बाहरी दिखावा किया होता तो हमारा शहनाई वादन का रियाज खाक होता। और क्या हमें ये जो भी पुरस्कार मिले हैं, क्या ये मिल पाते? नहीं। अच्छा, 12वां पाठ है महात्मा गांधी द्वारा रचित शिक्षा और संस्कृति। हालांकि इसकी रचना इन्होंने किया नहीं है, बल्कि इनके अन्य पत्रिकाओं से संकलित किया गया है, जैसे हरिजन, यंग इंडिया इत्यादि से। यह एक शिक्षा शास्त्र है और यह हमारे विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से सभी के लिए वैसे तो है, जीवन और शिक्षा के बीच जो संबंध है उसको बताया गया है, दर्शाया गया है। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को सर्वोपरि शिक्षा माना है, जो वास्तव में बिल्कुल सही है। इन्होंने क्रांतिकारी शिक्षा दर्शन के अनुरूप वास्तविक जीवन में उपयोगी व्यवहारिक दृष्टिकोण और विचार के फलस्वरूप विद्यार्थियों के आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास वृद्धि पर क्या किया है, जोर डाला है। तो आज का गद्य खंड का अनुक्रमणीय अर्थात पाठ परिचय इतना ही है। आज का ये होमवर्क है कि आप लोग अच्छी तरह से याद करेंगे। देखिए एक बार फिर से समझिए। ये हुआ आपका लेखक का नाम, जिसे रचनाकार या रचयिता भी कहा जाता है। ये है आपके पाठ का नाम, जिसे रचना भी कहा जाता है। और ये है पाठ का प्रकार, जिसे विधा भी कहा जाता है। 3 खंड हो गया आपका, 3 स्तंभ हो गया आपका। पहला स्तंभ लेखक का नाम, दूसरा स्तंभ पाठ का नाम, और तीसरा स्तंभ है आपका विधा। इसको याद करना है। मैं टेस्ट के रूप में आप लोगों से कुछ पूछताछ भी करूंगा, ठीक है? पहले याद कीजिए, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि उसमें प्रश्नावली है। उस प्रश्नावली को अगर आप अभी देख लेंगे तो फिर आप नहीं सोल्व कर पाएंगे, फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है? रोकिए, पहले याद कीजिए, उसके बाद फिर कंटिन्यू कीजिएगा इस वीडियो को। खैर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने याद कर लिया होगा। और आज मैं आप लोगों का ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना याद किया है। एक बहुत ही छोटा सा प्रश्नावली दे रहा हूँ, वैसे आप स्वयं भी तैयार कर सकते हैं कुछ प्रश्नावली अपने लिए। ये देखिए प्रश्नावली है, मिलान करें। यह स्तंभ क है और यह स्तंभ ख है। स्तंभ क में इन बिंदुओं को आप देखिए और इन बिंदुओं को इन बिंदुओं से मिलाइए। मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। इसके जवाब के लिए आप इस वीडियो के पिछले भाग को आप देख सकते हैं, ठीक है?
आज का क्लास बस इतना ही। आज का होमवर्क आपको पता हो गया होगा, आपने प्रश्नावली से टैली भी कर लिया होगा। ठीक है, थैंक यू।